तो आज का हमारा टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से अपन समझ सकते हैं। राउल्ट का नियम जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। और राउल्ट का नियम समझने के लिए भी हमें कंटिन्यू पिछली वीडियोस देखनी होंगी, ठीक है। तो जिन्होंने पहली बार अपने चैनल पर वीडियो देखी है वो पहले तो एक बार सब पुरानी वीडियोस देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउले के नियम का पालन करते हैं। राउले का नियम क्या है ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। तो राउले का नियम किसी भी विलयन के लिए अपन अगर देखना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए और PB इज इक्वल टू P नॉट B एक्स बी। तो हम किसी एक बाइनरी सोल्यूशन यानी द्विअंगी सोल्यूशन की बात करते हैं। द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें एक अवयव विलेय हो और एक अवयव विलायक हो, मात्र एक एक विलेय और विलायक हो, तो वे द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जिसमें एक तो मान लीजिए A है और एक मान लीजिए क्या है B, ठीक है। तो दो अवयव हैं A और B, उनके लिए राउल्ट ने ये नियम दिया था। ये कैसे आया ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर से देखिए, कोई भी ऐसा विलयन बनाया हमने A और B अवयव को मिलाकर जिसके लिए हम ये राउल्ट का नियम दे सकें, यानी कि जिसमें A का आंशिक वाष्पदाब उसकी मोलभिन्न के समानुपाती हो और B का आंशिक वाष्पदाब उस B की मोलभिन्न के समानुपाती हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन, जिनके लिए ये समीकरण सही बैठता हो, ठीक है। दूसरा, हमने जब वो विलयन बनाया तो मान लीजिए विलेय और विलायक दोनों हमने लिए 50 ml और 50 ml। तो बनने वाला जो विलयन होगा वो कितना होगा? सबका जवाब आएगा 100 ml। कितना होगा? 100 ml। लेकिन देखिए, जब विलेय और विलायक हम उसमें देखेंगे कि विलेय और विलायक के बीच में यदि पहले से कोई ऐसी इंटरेक्शंस, कोई अन्योन्य क्रियाएं या वान डेर वाल आकर्षण बल खुद के अणुओं के अंदर मौजूद हों और मान लीजिए बाद में वो दुर्बल हो गए या प्रबल हो गए, तो विलयन पे फर्क पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, यानी विलयन जितना है उतना ही रहे, यानी कि हमने 100 ml विलयन लिया, विलेय और विलायक लिए, दोनों का योग क्या है? 100 ml। तो 100 ml लिया तो 100 ml ही रहे, तो वो विलयन कैसे कहलाएंगे? आदर्श विलयन। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम चेंज डेल्टा V वो क्या होगा इनके लिए? 0, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें कि वो विलयन मान लीजिए इस तरह का है कि विलेय और विलायक के मध्य कोई भी जो अभिक्रिया हो रही है, विलेय और विलायक मिलाने से जो प्रक्रम हो रहा है, सॉल्यूशन जब बन रहा है, तो उसमें से न तो ऊष्मा बाहर निकले न ही ऊष्मा वो अवशोषित करे, यानी कि न तो प्रक्रम ऊष्मा छेपी हो और न ही ऊष्मा शोषी हो। तो हम क्या कह सकते हैं? आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा H का मान भी क्या होता है? 0। डेल्टा H का मान भी क्या होता है? 0, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आदर्श विलयन के लिए लागू होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ऐसे विलयन तब बनते हैं जब विलेय और विलायक दोनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है उनमें लगभग ज़्यादातर समानता हो, मैक्सिमम क्या हो? सिमिलरिटीज हो, तो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जब समान होंगे तो हम क्या कहेंगे? देखिए, जो A पदार्थ है, जो A अवयव है, उसके अणुओं के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? AA आकर्षण बल, ठीक है। और B पर जो अणु है या B अवयव जो है उसके अणुओं के मध्य कौन सा पाया जाता है? BB आकर्षण बल। जो विलयन बना है उसमें A और B दोनों उपस्थित हैं, यानी कि A और B के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होगा वो कौन सा होगा? AB आकर्षण बल, ठीक है। तो जो वान डेर वाल आकर्षण बल है A अवयव के मध्य कौन से हैं? A अवयव के मध्य AA आकर्षण बल, B अवयव के मध्य कौन से हैं? BB आकर्षण बल। और विलयन के जब बना देते हैं विलयन, तो विलयन बनने के बाद A और B अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो होगा AB आकर्षण बल, ठीक है।
तो इनकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं आदर्श विलयन के लिए कि नए बनने वाले आकर्षण बल ए बी आकर्षण बल इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, यानी कि विलयन में जो आकर्षण बल जो बने हैं ए बी आकर्षण बल वो ए और बी बी आकर्षण बलों के समान होते हैं, न तो वो प्रबल होते हैं न ही वो दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। क्लियर हो गया? 4 बातें याद रखनी है हमको। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? ये नेट वॉल्यूम चेंज, आयतन न तो बढ़ता हो न घटता हो। एंथैल्पी परिवर्तन, न तो ऊष्मा बाहर निकलती हो न ऊष्मा का अवशोषण होता हो, न तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम हो न ही ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो। और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विलयनों में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं, विलेय और विलायक अन्योन्य क्रियाएं जो पाई जाती हैं वो विलेय और विलायक अन्योन्य क्रियाओं के बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसको अपन एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, हम एक y एक्सिस और एक x एक्सिस दो लेते हैं यहाँ पे। तो y एक्सिस पे हमने लिया वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस है। इस पे भी क्या लिया हमने? वाष्प दाब। मान लीजिए 0 पॉइंट पर XA इज इक्वल टू 1 है। समझ रहे हो? A और B दो अवयव हैं और XA का मान यदि 1 है तो हमारा इक्वेशन होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यानी XA का मान जब 1 हो गया तो XB क्या हो गया? 0। XB क्या हो गया? 0। यानी कि इस समय हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल और केवल क्या है? विलायक है। A अवयव को हम विलायक मान रहे हैं और B को विलेय मान रहे हैं। ए अवयव ज्यादातर मतलब मैक्सिमम मात्रा में है, तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसे पदार्थ का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? उसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और जो क्या होगा? अधिकतम होगा। इस पॉइंट पर मान लीजिए वो अधिकतम क्या है? ये, और उसको क्या कहेंगे? P0A। क्या कहेंगे? P0A। और हमको पता है कि जब उसमें हम विलेय मिला देते हैं या दूसरा कोई अवयव मिला देते हैं तो वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? कि विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब घटेगा यदि हम P पदार्थ मिलाते जाए समय के साथ साथ, तो XB का कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होता है, तो P0A का मान घटता जाएगा और घटते 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 एक समय ऐसा होगा जब XB का मान मैक्सिमम हो जाएगा, XA का मान 0 हो जाएगा, तो वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, सीधी रेखा। एक ग्राफ क्या प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? PA। क्या कह सकते हैं? PA। A का आंशिक वाष्प दाब जो किसके बराबर होगा? राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग P0A XA। क्लियर हो गया? अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्राफ, ये पहला ग्राफ हो गया। इसी चित्र के अंदर हम दो ग्राफ बनाते हैं। दूसरा मान लीजिए हम क्या बात करें कि यहाँ हो गया XB का मान 1, तो XA क्या हो गया? 0। जब XA 0 है तो हम देख सकते हैं इसका वाष्प दाब क्या हो गया? 0। क्लियर? जब XA 1 था तो इसका मान अधिकतम था P0A, और जब XA 0 है तो यहाँ पे वाष्प दाब क्या हो गया? 0। ऐसे हम XB के लिए देखें, मान लीजिए वो क्या है? P0B। ठीक है, XB यदि 1 है तो इसका मतलब B अवयव उपस्थित है ओनली, A बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी अवस्था में उसका जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा और वो क्या होगा? P0B। ठीक है, तो P0B को हम रिप्रेजेंट करें कि इसमें हम A मिला रहे हैं, A मिलाने से B के वाष्प दाब में कमी होगी, और B के वाष्प दाब में कमी होने का मतलब है ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा।
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राउल्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ग्राफ आता है राउल्ट के नियम के अनुसार, तो ऐसे विलियन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन खींचते हैं अपन, एक सीधी रेखा है, तो वो भी क्या होगा? राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग ग्राफ होगा इस तरह से। यदि हम एक लाइन खींचते हैं तो ये होगा P टोटल, और राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो PA प्लस PB। क्लियर? तो ये इस तरह का एक ग्राफ प्राप्त होता है जो आदर्श विलियनों के लिए दिया जाता है। इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि यहाँ यदि XA का मान 1 है तो उसका अधिकतम वास्तव होगा P नॉट A, XB का मान 1 है तो उसका अधिकतम वास्तव होगा P नॉट B। यदि हम XB में A मिला रहे हैं, मतलब B में A मिला रहे हैं, तो उसका वास्तव बढ़ता जाएगा और 0 हो जाएगा एक समय पर जाके। ऐसे यदि हम A में B मिलाते हैं तो उसका वास्तव बढ़कर इस तरह से 0 हो जाता है। तो ये जो बीच का ग्राफ प्राप्त होता है वो होता है आंशिक वाष्पदाब, A और B का आंशिक वाष्पदाब। क्लियर हो गया? आदर्श विलियन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4 पॉइंट याद रखने हैं सामने जो लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमें एक बात याद रखनी है कि आदर्श विलियन कब बनते हैं? जब विलेय और विलायक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म लगभग समान हो, अधिकतर गुणधर्म कैसे हो? समान हो, तो वो क्या कहलाता है? आदर्श विलियन। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन इसके अंदर। एग्जाम्पल देंगे n-हेक्सेन प्लस n-पेंटेन, यानी कि एक ही श्रेणी के सदस्य यदि हम मिलाएं, विलियन बनाएं, तो वो विलियन आदर्श विलियन होगा। जैसे कि हम बात करें एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल। इस तरह से अल्कोहल श्रेणी के 2 सदस्य मिला दिए, एल्केन श्रेणी के 2 सदस्य मिला दिए, एल्किल हैलाइड श्रेणी के 2 सदस्य। ठीक है, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण में, तो वो क्या कहलाते हैं? बनने वाले विलियन आदर्श विलियन। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अनादर्श विलियनों की। अनादर्श विलियन, अनादर्श विलियन क्या होते हैं? पहला पॉइंट तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो हमने आदर्श के लिए बात की थी वो उल्टा हो जाएगा अनादर्श के लिए। तो पहली बात क्या की थी हमने आदर्श में कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हो, तो अनादर्श में क्या हो जाएगा? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा, आदर्श के अंदर जो राउल्ट के नियम पालन कर रहे हैं, तो आदर्श विलियन जो है राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं, वो किसी भी टेम्परेचर पर देख सकते हो, किसी भी सांद्रता पर देख सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ कि वे सभी विलियन जो सभी ताप और सांद्रता परासों पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो, वो आदर्श विलियन कहलाते हैं। अब अनादर्श में हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सभी ताप और सांद्रता परासों पर। क्यों? क्योंकि वो पालन नहीं करता है, तो इसका मतलब वो किसी भी टेम्परेचर या किसी भी सांद्रता पर नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलियन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? राउल्ट के नियम को P नॉट A XA के बराबर होना चाहिए, जो नहीं होता है। ऐसे PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B XB। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सेकंड जो है वो क्या है कि इनके लिए डेल्टा B इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि आयतन या तो ज्यादा होगा या कम प्राप्त होगा। ऐसे ही डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी हो जाए। और चौथा पॉइंट क्या है अपना कि AB जो इंटरेक्शंस हैं, AB अन्योन्य क्रियाएं या आकर्षण बल जो है वो विलेय और विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होती है। क्लियर?
जो विलयन के अंदर विलेय और विलायक पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर कोई ना कोई नया आकर्षण बल बन जाता है या पहले से उपस्थित आकर्षण बलों का मान घट जाता है, यानी कि आकर्षण बलों का मान या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। तो ये विलयन बनते कब है? कंडीशन जैसे मैंने आदर्श के अंदर बताई थी कि भौतिक और रासायनिक गुण यदि समान हो तो वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। वो क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन। ऐसे ही विलेय और विलायक के भौतिक और रासायनिक गुणों में यदि भिन्नता हो तो वो कौन से बनाएंगे? अनादर्श विलयन। ठीक है, यदि भौतिक और रासायनिक गुण तरफ अलग अलग हैं तो वो क्या बनाएंगे? अनादर्श विलयन। तो अब बात ये आती है कि जब बराबर नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का जो हमने चिन्ह लगाया है इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? दो कंडीशन निकल के आती है हमारे सामने, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, यदि आयतन बढ़ जाए, यदि ऊष्मा का मान विकल्प मतलब 0 से ज़्यादा हो डेल्टा H का मान, ऐसे इंटरेक्शन जो है ज़्यादा हो मतलब प्रबलता हो जाए इंटरेक्शन के अंदर, आकर्षण बल बढ़ जाए, ठीक है, या इन सभी का मान घट जाए, तो दो तरह की कंडीशन हमको प्राप्त होती हैं। और दो तरह की कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले अनादर्श विलयन। एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हम उन दोनों की बात करते हैं। पहले हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन, तो देखो जैसे धनात्मक के नाम से ही अपन को स्पष्ट हो रहा है, धनात्मक शब्द को हमें केवल और केवल एक पॉइंट से देखेंगे, इससे वाष्प दाब से। किससे देखेंगे? वाष्प दाब से। वाष्प दाब का मान ज़्यादा होगा। धनात्मक का मतलब क्या है? वाष्प दाब का मान ज़्यादा हो जाता है। विलेय और विलायक जो वाष्प दाब होता है उन दोनों से अधिक प्राप्त होता है किसका? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, उन दोनों के योग से अधिक प्राप्त होता है। कैसे, कब प्राप्त होगा ये देख सकते हैं अपन कि वाष्प दाब डिपेंड करता है किसके ऊपर? आकर्षण बलों के ऊपर। ए और बी अवयव हमारे पास उपस्थित हैं। ए के अंदर जो अणु है या अवयवी कण है उनका इंटरेक्शन या आकर्षण बल पाया जाता है ए, और बी के अंदर पाया जाता है बी आकर्षण बल। जब भी मान लीजिए विलयन बनाने के बाद वो आकर्षण बल घट जाता है, ध्यान से सुनना, घट जाता है। जब आकर्षण बल घट जाता है तो अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, और अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी तो सतह छोड़ने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। सतह जल्दी छोड़ेंगे अणु, और सतह जब जल्दी छोड़ेंगे तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। क्या कहा था मैंने? कि वाष्प दाब अगर ज़्यादा होगा तो वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ कि यदि ए और बी अवयवों के मध्य जो आकर्षण बल पहले से उपस्थित हैं उनका मान घट जाए, यानी कि विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का मान दुर्बल हो विलेय और विलायक आकर्षण बलों से, तो वो बनने वाला विलयन कौन सा होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे विलयनों के लिए जो विलेय विलायक आकर्षण बल हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। किसकी तुलना में? ए व बी आकर्षण बलों की तुलना में। ठीक है, विलेय और विलायक आकर्षण बलों की तुलना में विलेय विलायक जो आकर्षण बल हैं वो दुर्बल होते हैं। तो ऐसे विलयनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं
कि उनका वाष्प दाब बढ़ जाता है, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं, वो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग पीए जो है पी नॉट ए एक्स ए, ध्यान से देखें ये क्या है, निश्चित मान है जिनको राउल्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, इनसे इनके गुणनफल से अधिक प्राप्त होता है आंशिक वाष्प दाब, और पीबी का मान भी इसी तरह से पी नॉट बी एक्स बी से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे विलयन अनादर्श विलयन होंगे। और अगर ये मान ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी राउल्ट के नियम की तुलना में ज़्यादा मान प्राप्त होता है, तो वो विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ऐसे विलयनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एच का मान भी ज़्यादा प्राप्त होगा, डेल्टा वी का मान भी ज़्यादा प्राप्त होगा, और जब डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा प्राप्त होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। देखिए ऐसे विलयनों के लिए फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये लिख दिया, सेकंड ये लिख दिया, थर्ड पॉइंट वही 4 पॉइंट पढ़ने हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया पॉजिटिव, धनात्मक मान प्राप्त होगा डेल्टा वी का। कहने का मतलब यह है कि विलयन का आयतन बढ़ जाता है विलेय और विलायक के टोटल आयतन की तुलना में। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी 50-50 ml लिया विलेय और विलायक, तो टोटल बनना चाहिए था 100 ml, जबकि 100 से भी कुछ ज़्यादा प्राप्त होता है विलयन का आयतन, तो वो धनात्मक विचलन होगा। ऐसे ही यदि हम चौथे बिंदु की बात करें तो डेल्टा एच भी 0 से ज़्यादा होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, धनात्मक प्राप्त होगा। और डेल्टा एच पॉजिटिव प्राप्त होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक कब होती है डेल्टा एच, डेल्टा एच का मान धनात्मक कब होता है, जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो। कैसी हो, ऊष्मा शोषी, यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का यदि अवशोषण होता हो तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऊष्मा शोषी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आदर्श के लिए हमने ग्राफ बनाया था, लेकिन अनादर्श के लिए कोई ग्राफ नहीं बनाया था। बता देता हूं, अनादर्श 2 प्रकार के विलयन हैं, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा। अनादर्श विलयन के लिए पर्टिकुलर कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ हम बना देते हैं यहाँ पे। सेम हम पहले भी रूप में बना देते हैं, जो हमने पहले बनाई थी एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, है ना। और इसके बाद ये हो गया पी नॉट ए, ये हो गया पी नॉट बी, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ हमने सेटअप कर दिया पहले। अच्छा, इस साइड में क्या है, ये मोल भिन्न, पहले नहीं लिखा था, ध्यान रखें, ये क्या है, मोल भिन्न, और इधर क्या है, वाष्प दाब। इस तरीके से इधर क्या है, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमारा जो आदर्श का ग्राफ था वो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ था। देखिए ध्यान रखें, डॉटेड लाइन द्वारा हम आदर्श के ग्राफ को एक बार शो कर देंगे, ताकि ये तो है हमारे पास राउल्ट के नियम को जो फॉलो करते हैं वो वाले विलयन। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वाले। तो ये जो ग्राफ है, धनात्मक का मतलब ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ऊपर से ग्राफ आता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ ये ग्राफ किधर से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। ये हमारा धनात्मक विलयनों के लिए ग्राफ प्राप्त हो गया, सॉरी धनात्मक विचलन वाले विलयनों के लिए ग्राफ प्राप्त हो गया। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। सिर्फ हमको आदर्श विलयन का याद करना है, अनादर्श का याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बता देता हूँ कि आदर्श वाले में जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है उससे ऊपर से जो ग्राफ निकल के आएगा वो होगा धनात्मक विचलनों वाला। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर? तो ऋणात्मक विचलन के लिए क्या होगा, बिल्कुल नीचे से ग्राफ आ जाएगा। अब इसी में ही मैं चेंज करके थोड़ा सा और ऋणात्मक विचलन बना देता हूँ। क्लियर हो गई ना ये बात? अच्छा, इसका एग्जाम्पल रह गया। एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो ऐसा कौन से दो पदार्थ हैं जिनको अपन मिलाएं और उनके आकर्षण बलों के मान में कमी हो जाए।
अल्कोहल और जल, अल्कोहल और जल। देखिए यहां हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जल प्लस अल्कोहल। ठीक है, जल के अणु के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? H2O के अणु के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के अणु के मध्य कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल और अल्कोहल को जब मिला देंगे तो कौन सा आकर्षण बल पाया जा रहा है? जल और अल्कोहल के अणु के मध्य, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, बोलो साहब आकर्षण बल ने तो घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो ध्यान देंगे गाइस कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो प्रकार की होती है, एक तो इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। यानी कि एक तो सेम अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो और एक अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो। तो इनमें भी प्रबलता का एक क्रम होता है कि जो इंट्रामोलिकुलर यानी कि समान अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमोलिकुलर की तुलना में, यानी कि अलग अलग अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसकी तुलना में प्रबल होती है। यानी कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर की तुलना में प्रबल होती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जल और जल के अणु के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो प्रबल होगी। अल्कोहल के अणु के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो प्रबल होगी। लेकिन जब जल और अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है तो इनके जल और अल्कोहल के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो कैसी हो जाएगी? दुर्बल हो जाएगी। यानी कि प्रबलता घट जाती है विलयन में। प्रबलता घटने का मतलब हो गया अणु दूर दूर हो गए थोड़े से पहले की तुलना में। ठीक है, अणु दूर होने से क्या होगा? वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब ज्यादा प्राप्त होगा और कुछ इस तरीके से वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा विलयन। उतार लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं छोटे छोटे से माइनर से चेंज करूंगा इसके अंदर। देखिए अब बात करते हैं सेकंड विलयन की। कौन सा है सेकंड विलयन? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श। तो क्या करना है? बिल्कुल उल्टा करना है कि आकर्षण बल जो है विलयन के अंदर जो विलय विलायक आकर्षण बल पाए जा रहे हैं वो विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण बलों की तुलना में प्रबल हो बढ़ जाए तो वो विलयन कैसे होंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो ये ग्रेटर देन मतलब कुल मिला के ये है ग्रेटर देन का जो निशान है उसको लेस देन में चेंज कर देंगे। और जब आकर्षण बलों का मान बढ़ जाता है विलयन के अंदर तो क्या होगा? अणु पास पास आ जाएंगे। अणु पास आएंगे तो इसका मतलब है वाष्प कम बनेगी और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब कम होगा तो वो कौन सा विचलन प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक। कम का मतलब या सीधे सीधे ऋणात्मक से लेंगे अपन। ठीक है, और जब कम हो जाएगा तो आयतन भी कम प्राप्त होगा। आयतन कम प्राप्त होगा मतलब एंथैल्पी जो है उसका मान भी 0 से कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। देखो ज्यादा चेंज नहीं किया है मैंने, मैं फिर बता देता हूँ, बहुत आसान है इसको याद करना। ठीक है, और अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा 6। अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा 6। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे अपन। आदर्श विलयन को पढ़ेंगे, केवल आदर्श विलयन को अच्छे से समझ लिया तो अनादर्श विलयन के दोनों विचलन प्रदर्शित हो जाएंगे। दोनों विचलन आसानी से समझ में आ जाएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। और धनात्मक को अच्छे से समझ लिया तो ऋणात्मक में कोई दिक्कत है नहीं। मेरे ख्याल से अगला ग्राफ बना सकते हो। अगला ग्राफ बना सकते हो। अगला ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये ग्राफ अगला वाला नहीं बना रहा हूँ, देख सकते हो। जैसे ये ग्राफ ऊपर से लिया है, बस इस ग्राफ को नीचे से ले लेंगे। ठीक है, अगला ग्राफ अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए। मैं इस ग्राफ को नहीं बनाऊंगा। बस हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, मैंने इसमें देखो नोट नहीं किया था कि PA इज ग्रेटर देन P0A XA और PB इज ग्रेटर देन P0B XB। कुछ इस तरीके से ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये मत कर देना कि P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB।
यहाँ बराबर का ही निशान आएगा, ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगेगा, क्योंकि पीए और पीबी तो पहले से ही ज्यादा प्राप्त हो रहे राउट के नियम से, तो उन ज्यादा मानों को तो ये जो जोड़ रहे हैं, दोनों का योग ही क्या कहलाएगा, टोटल वाष्प दाब कहलाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन मत लगा देना, कहीं ये गलती कर बैठो। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। तो धनात्मक का ही बना रखा है मैंने अभी तक, ऋणात्मक का हमको खुद बनाना है, बस नीचे से ग्राफ को ले जाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं वो हमको 4 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान रखें। कौन कौन से? जो राउट के नियम का पालन करते हों, जिनमें विलयन का आयतन जो है कुल विलयन से ज़्यादा प्राप्त होता हो, एंथैल्पी परिवर्तन जो है धनात्मक प्राप्त होता हो, और अंतराणविक आकर्षण बल जो है वो दुर्बल प्राप्त होते हों, वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन। और इसी तरह से इनका अगर अपोजिट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से? धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ अभी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, इस ब्लैंक को तुम्हें भरना है। ठीक है, बना लेंगे। तो ये हमारा आदर्श अनादर्श विलयन कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये टॉपिक तभी समझ पाओगे जब हमको वाष्पदाब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वाष्पदाब तब समझ में आएगा जब हम पिछले वीडियो का यानी कि पिछले टॉपिक को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने आपको ऋणात्मक विचलन का। बिल्कुल, ऋणात्मक विचलन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन। ठीक है, आगे के जो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं उनको भी स्टडी कर लेंगे, और इसी तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे बता रहा हूँ कि क्लोरोफॉर्म के जो अणु होते हैं CH-Cl3, और एसीटोन जो है CH3 डबल बॉन्ड O। देखिए, इसके और इसके अणुओं के अंदर पर्टिकुलर कोई आकर्षण बल नहीं पाया जा रहा है। क्लोरोफॉर्म के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं है, एसीटोन के अणु के मध्य कोई आकर्षण नहीं है। कहने का मतलब यह है ध्रुवीय है तो वो द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ कोई द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जा सकता है या द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला दें, तो दोनों को मिलाने से देखिए आकर्षण बल किस तरह से बनेगा। आकर्षण जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है CH Cl। ठीक है, और ये हो गया हमारा एसीटोन। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, विलय और विलायक को मिला दिया जाता है, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और हमको पहले से ही पता है इस चीज़ का कि द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा प्रबल होती है, और जब प्रबलता बढ़ गई तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्पदाब कम होगा, और विचलन कौन सा प्रदर्शित होगा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया अपना एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। कंटिन्यू और एग्जाम्पल देखने के लिए हम इसी तरह से स्टडी करेंगे कि पहले उसमें कौन सा आकर्षण बल था और बाद में वो कौन सा हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्म का। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं। अब कोशिश करते हैं कि 2 अणुसंख्यक गुणधर्म एक वीडियो में आ जाए। अदरवाइज अगर अपन न्यूमेरिकल समेत करते हैं तो हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म एक ही वीडियो में कर पाएंगे। ठीक है, उनमें न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ओके।